हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, हेल एंड हर्टी, फिट एज अ फिडल। हाँ, मतलब आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशंस के कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रीपोजिशनल फ्रेज के तौर पे किस तरह हम लोग प्रीपोजिशंस को यूज़ करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशंस को उनके कॉन्सेप्ट के बेस पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। यानी कि इस बार किसी खास वर्ब से या किसी खास एडजेक्टिव से जुड़कर किसी स्पेशल प्रीपोजिशन को लगाने की बात नहीं आएगी। हाँ, एक क्वेश्चन है जहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, तो वो जहाँ पर आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलो आओ, एक बार आप अपने कंसेप्चुअल बेस पे, एक बार आप अपनी नॉलेज से जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है प्रीपोजिशन के बारे में, उसका ध्यान रखते हुए ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो ब्रैकेट में इस बार ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है और हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। हर ऑप्शन के बाद मैंने कोमा दिया हुआ है, तो आपको जो भी प्रीपोजिशन सही लगे वो इसके लिए आप पुट कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद चलो, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। आओ अब मैं शुरू करता हूँ और पहले क्वेश्चन से देखेंगे। द रिवर फ्लोज, नदी बहती है। द रिवर फ्लोज, नदी बहती है डैश द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से। अब ब्रिज बना है यानी कि पुल बना है, और पुल के ऊपर से तो जाएगी नहीं, नदी तो पुल के नीचे से ही जाएगी। अब देखो पुल है ना, मान लो ये हमने पुल खड़ा कर दिया, ये पुल है, ये सारा पुल है, ठीक है, ब्रिज है, और यहाँ से ये नदी जा रही है। तो ये जो नदी का पानी है, क्या इस ब्रिज के ऊपर वाले सिरे से ये टच करता है? नहीं करता, ऊपर वाले सिरे से टच नहीं करता। और जो नदी है वो ब्रिज के ये 2 पिलर लगे होंगे। अब देखो ब्रिज बना है तो 2 पिलर तो होंगे ही, है ना। या मान लो ऐसे अगर नदी जा रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ब्रिज बना होगा, तो भी एक एंड यहाँ पर आ जाता है, एक एंड यहाँ पर आ जाता है। ब्रिज के इन 2 एंड से नदी जो है वो 2 दिशाओं से घिरी हुई है, और नदी का पानी कभी भी ब्रिज के ऊपर वाले सिरे से टच में नहीं होगा। यानी कि जिस चीज़ के नीचे नदी जा रही है उस चीज़ के टच में नहीं है। तो जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके टच में भी ना हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं? अंडर की, ओवर की, अक्रॉस की, ऑफ, क्या लगाते हैं? अंडर लगाएंगे। अंडर द ब्रिज भी उसके नीचे से होती हुई जा रही है, अंडर द ब्रिज। अच्छा, ओवर कब लगाते हैं? लगे भात बात हम इसकी भी कर लेते हैं। ओवर कब लगाते हैं? कह रहा जब कोई किसी चीज़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना उसके सरफेस को टच किए हुए, है ना, चला जाए। मतलब एक सिरे तो लेके दूसरे सिरे तक जाना है ते बिना उस दी सरफेस को टच किते हुए जाना है, तो फिर आप की लगावांगे? ओवर। मान लो कि ये नदी है, ये नदी है, ठीक है, और यहाँ से एक कौवा, एक क्रो ने उड़ान भरी और वो उड़ते उड़ते ऊपर से उड़ते उड़ते इधर आ गया। तो नदी के एक सिरे से वो दूसरे सिरे तक आ गया और बिना नदी की सरफेस को टच किए आया है। नदी की सरफेस को उसने टच नहीं किया, तो क्या लग जाएगा? ओवर। क्या लग जाएगा? ओवर। अब अक्रॉस की भी बात देख लो। मान लो ये नदी है, मान लो ये नदी है, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो और आप बहुत अच्छे स्विमर हो, आपको बहुत अच्छा तैरना आता है। आपने डिसाइड किया कि क्या यार, नदी तो छोटी सी है, इसको तो मैं तैर के ही पार कर लूँगा। तो आपने यहाँ से छलांग लगाई और आप यहाँ से तैरते हुए इसकी सरफेस को टच करते हुए इसके एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप पहुँच गए, तो क्या लग जाएगा? अक्रॉस। यानी कि किसी की सरफेस को टच करते हुए आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक गए, तो फिर क्या लगेगा? अक्रॉस लगेगा। ठीक है जी। और ऐसा ही एक और वर्ड आता है थ्रू, एक ऐसा ही और वर्ड आता है थ्रू। उसमें भी आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हो, लेकिन ऊपर उड़कर नहीं, या फिर उसकी सरफेस को टच करते हुए नहीं, बल्कि उसके अंदर से होते हुए। जैसे सुरंग में से कोई ट्रेन पास करती है ना, तो सुरंग के ऊपर से होते हुए तो नहीं जाती वो, सुरंग के अंदर से, उसके अंदर से होते हुए जाती है, तो क्या लगता है? थ्रू। और सुरंग के एक सिरे से, टनल के, सुरंग को कहते हैं टनल, तो टनल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी
और वो भी अंदर ही अंदर से होते हुए जाएगी, क्या लगेगा? थ्रू लग जाएगा। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि क्वेश्चन करने के साथ साथ हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं ना, इजी रहेगा। आई हैव नॉन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे जानता हूँ, लंबे समय से मैं उसे जानता हूँ, लंबे समय से। तो वो लंबा समय कब से कब तक का है, ये तो हमें कोई फिक्स जानकारी नहीं है यहाँ। और हाँ एक बात और, यहाँ लिखा है अ लॉन्ग टाइम। अब अ लॉन्ग टाइम तो एक सिंगुलर टाइम है, और सिंगुलर टाइम के लिए हम लोगों ने याद किया हुआ है कि भाई सिंगुलर टाइम के लिए हमेशा हम सिंस लगा देंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, फिक्स टाइम के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट तो हमें पता ही नहीं चल रहा, तो हम यहाँ पर सिंस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे, तो लग जाएगा 4। तो 4 यहाँ सही आंसर है, क्या लग जाएगा? 4, FOR 4। और यहाँ क्या हमने लगाना था? अंडर, UNDER, अंडर। इट इज 10 o'clock, एग्जैक्ट टाइम आ गया। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग एट लगाते हैं, आपने प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा। यू मस्ट हैव रेड दिस कंसेप्ट इन द प्रीपोजिशन चैप्टर दैट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम वी पुट एट, फॉर एन एग्जैक्ट टाइम वी पुट एट। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट लगाते हैं, ये आपको भी याद होगा। तो आपका मन कर रहा होगा कि सर यहाँ पर एट आएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर इस टाइम से पहले हमें प्रीपोजिशन लगाना होता तो एट 10 o'clock, एट 4 PM, एट 5 PM, एट 6 AM वो ठीक था। एग्जैक्ट टाइम से पहले अगर आता ना तो हम एट लगा देते, लेकिन ये तो एट प्रीपोजिशन के बाद माई वॉच आ रहा है, और जब भी माई वॉच आएगा या वॉच से बात होगी, माई वॉच, हिज वॉच, योर वॉच, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, तो वॉच के लिए फिर हमने क्या लगाना है? बाय लगाना है। क्या लगाना है? बाय लगाना है। तो बाय माई वॉच हो जाएगा, BY, बाय माई वॉच हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने कहा था ना एक ऐसा क्वेश्चन भी जो थोड़ा चेंज है, जो थोड़ा हटकर है। कौन सा? डू नॉट क्राई डैश स्पिल्ट मिल्क। तो ये एक फ्रेज है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ओवर, क्राई के बाद ओवर लगेगा, तो डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क क्या हो जाएगा? ओवर। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? OVER, ओवर। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। भी जब लॉस हो ही गया तो फिर उसके बारे में पछताने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब मान लो आपने एग्ज़ाम से पहले वीडियोस वॉच नहीं करी, एग्ज़ाम से पहले आपने अच्छे से प्रेपोजिशन नहीं करिए, एग्ज़ाम से पहले आपने अच्छे से ट्रांसलेशन और सिनोनियम्स नहीं किए, स्पेशली जो आपको दिए गए हैं, और जब एग्ज़ाम में वो वर्ड आ गया तो आप कह रहे हो काश मैं पढ़ देता, तो उसका कोई फ़ायदा है ना? उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो पेपर से पहले पढ़ने का प्रयास करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और याद रहे, मैं एक बात पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ और 20 साल बाद भी कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट मांगती हैं। अभी एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, एक बार उस पर आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अगली बार आपको उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और वो चीज़ें कभी बदलती नहीं। अब मान लो एक वर्ड है, हम इसी का एक वर्ड ले लेते हैं, मान लो स्पिल्ट लिखा हुआ है। स्पिल्ट का मतलब होता है छलकना। जैसे चाय है, मान लो चाय है ना, हमने एक पतीले में पानी रख दिया और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब चूल्हे से आंच का सिक्का उसको लग रहा है ना, और एक समय आएगा जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, जब वो उबलना शुरू हो जाएगा, और उबलकर फिर वो बाहर पतीले से बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? छलकना। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई चीज़ भर जाती है तो वो बाहर की ओर छलकती है। तो स्पिल्ट का मतलब होता है छलकना। आपने अभी याद कर लिया, आज भी इसका मतलब यही है, और आप 5 साल बाद भी इसका मतलब देखोगे तो स्पिल्ट का मतलब छलकना ही मिलेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऐसी चीज़ों को छोड़ो नहीं, सिनोनियम जितना मैक्सिमम हो सके उतना याद करो। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आगे देखो, द पब्लिक आर कॉशन्ड डैश पिक पॉकेट्स। द पब्लिक आर कॉशन्ड लिखा हुआ है। अब कॉशन जो है, कॉशन के साथ देखो हम लोग बाय भी लगा देते हैं। जब किसी को सावधान करना हो ना तो हम कॉशन के साथ बाय भी लगा देते हैं, और जब हम कह देते हैं किसी से सतर्क होने की बात हो, कॉशन का मतलब सतर्क होना भी होता है, कि जब हम किसी से खास तौर से सतर्क हों तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अगेंस्ट लगाते हैं। भी किसी खास चीज़ से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। द पब्लिक आर कॉशन्ड,
पब्लिक जो है वो कॉशन्ड है, सतर्क है, किससे? पिक पॉकेट से, यानी कि जो जेब कतरे हैं ना उनसे सतर्क है। तो क्या लग जाएगा सतर्क होने के सेंस में? अगेंस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा अगेंस्ट। चलो, और इसके साथ ही हमारे ये 5 प्रीपोजिशन जो है वो पूरे होते हुए। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हैं और मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को प्रीपोजिशन सिखाने का, और वो भी अब कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक ही आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन, स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो जितनी जल्दी आप इनका प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जल्दी इनको सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है जी। और अगर वास्तव में ये चीज़ें आप लोगों को बेनिफिशियल लग रही हों तो वीडियो देखने के बाद लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आप तो देख ही रहे कितना पसीना आ रहा है ना, और ये मेहनत आपके लिए ही है। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।